बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताएं, जो लोग अभी अपने घरों में मौजूद है, मौसम बहुत अच्छा था जब हम लोग ऑफिस में आए। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी इस वक्त जारी थी। और जो हमजा कह रहे थे कुछ दिन पहले तक के मौसम में अगर हम हवा में खुनकी कहें तो नहीं है, बाकायदा खुनकी क्या सर्दी लग रही थी। आप महसूस कर सकते हैं और ये आपको अप्रैल का मौसम नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। लेकिन साथ आपको ये भी बताते हैं और आगे इस पर जो है तफसीलन बात भी करेंगे कि कराची वाले जो हैं वहाँ गर्मी की जो है शदीद लहर आज से जो है एक नई लहर आ रही है और उसके बाद वो इतवार तक कहा जा रहा है कि वो रहेगी। तो आप लोगों ने कराची में बसने वालों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगी। आप पूछेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं पूछूंगी। हमजा, अगर कोई कैंपेन चलानी हो, आप सियासत में आपको शामिल हो, शमूलियत इख्तियार करनी पड़े, इलेक्शन लड़ना हो और आपको कहा जाए कि अपनी कैंपेन आपने चलानी है, कैसे कैंपेन चलाएंगे आप? इश्तिहारात के जरिए, जो आम तरीका नहीं यार, पुराना तरीका हो गया मेरे ख्याल में ये पम्फलेट छपवाना। या ठीक है, छपवाएं आप इश्तिहारात, सोशल मीडिया ठीक है, नया तरीका सोशल मीडिया के ऊपर बेहतरीन कैंपेन ठीक है। जो जिन लोगों की रिसाइट सोशल मीडिया तक नहीं होगी वो कैसे आपकी कैंपेन को समझ पाएंगे? ऐलानात करवाएंगे लाउड स्पीकर पर। या रहने दो, मस्जिद में ऐलानात भी पुराने हो गए, गलियों में ऐलानात भी पुराने हो गए। ठीक है, ये भी पुराना तरीका हो गया। हर सियासतदान क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए? मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कोई ऐसी चीज होगी ना कि आप लोग भी सब हंसते रहेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश, भारत की रियासत उत्तर प्रदेश है, जहां पर कुत्तों के ऊपर जो पम्फलेट थे वो छपा दिए गए, उन्होंने उसके ऊपर लगा दिए आवारा कुत्तों के ऊपर और उनको गलियों में छोड़ दिया। आप सोचे, आवारा कुत्ते हर जगह हर कोने में जाते हैं, जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत नहीं भी मौजूद वहां पर भी वो जाते हैं। और इतना इनोवेटिव जरूर है, लेकिन कितनी अफसोस की बात है, आप कुत्तों को किस चीज के लिए इस्तेमाल यार, किस चीज के लिए? मतलब इंसानियत ही वो आवारा फिर रहे थे भाई, उन्हें इस्तेमाल में लाया गया है। आप ये सोचें कि वो आवारा कुत्ते हर गली कोने में जाएंगे और वहाँ पर कैंपेन। और हमजा, मेरे ख्याल में आपको इससे बेहतर आइडिया नहीं मिल सकता, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कैंपेन करने का। अगर आप सियासत शुरू करने वाले हो या जाना चाहते हो तो आप जरूर कैंपेन नहीं, आप देखें कि वो कैसी सियासत होगी कि इस तरीके की कुत्तों पर उसकी कैंपेन करनी पड़ रही हो। मतलब कि जानवरों के हुकूक की जो बात करने वाली तंजीमें हैं वो तो इस पर यकीनन जो है उन्होंने खासा शोर बोले भी होंगी भारत के अंदर, वो कुत्ते क्यों ये काम कर रहे हैं, खासी जो है आवाज उस पर उठी होगी। लेकिन बड़ी मतलब ठीक है, हम इसको इनोवेटिव कह सकते हैं, लेकिन क्या ये ठीक तरीकाकार है? सस्ता तरीन तरीका भी है ये अगर इसको कहा। इशाल ने पूरी बात जो है मजाक में डाली हुई है, लेकिन हमें सोचना चाहिए वैसे कुछ भी ऐसा कदम उठाने से पहले कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि वहाँ की सियासत जो है या सियासतदानों का कोई क्राइटेरिया है? और सोचते ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इस तरह के काम ही कर सकते। अच्छा, वैसे जो भी है मामला, ये जैसी भी कैंपेन है ठीक है, नहीं होनी चाहिए इस तरह से, आपको मतलब कि गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन कैंपेन जो है वो दूर दूर तक पहुंच गई है। हाँ, ये उस शख्स की कामयाबी तो है कि उसने जो एक आइडिया वो लेके आया। लेकिन एक और चीज़ की वजह से भारत जो है आजकल खबरों में है, वो अच्छी बात नहीं है। कोरोना केसेस की वजह से वहाँ पर जो सेहत का निज़ाम है वो बुरी तरह मफलूज हो चुका है। आप देखें कि अगर शमशान घाट की बात कर ली जाए तो वहाँ पर जो है इतने बुरे हालात हैं कि मुर्दों को जलाया भी नहीं वो जा पा रहा है। इज्तिमाई तौर पर वो जला रहे हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारा हमसाया मुल्क है, मौसम एक जैसे, हम बार बार ये बात करते हैं, मौसम एक जैसे और बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ लिंक हैं। इसके बावजूद अगर वहाँ पर अमवात की शरह इस हद तक बढ़ चुकी है तो हमें एहतियात करनी चाहिए। कोई हमसाया मुल्क से हमें सीख लेना चाहिए कि वहाँ पर बेहतियाती की वजह से या फिर किसी भी वजह से वायरस अगर इस हद तक फैल चुका है तो हम एहतियात बरतें। बिल्कुल ऐसे ही आज अहम इजलास होना है जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं, और अहम के साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि बहुत सख्त फैसले मुतवक्के हैं, क्योंकि इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है उसके बायस हुकूमत जो है वो मजबूर हो गई है सख्त फैसले करने के लिए। NCOC का अहम इजलास आज होगा और वफाक ने पाबंदियां सख्त करने की जो तजावीज़ थी वो सूबों को भिजवाई थी और उनसे राय तलब की थी। उसके बाद अब मुल्क में कोरोना केसेस में जो इजाफे के बायस आज नई बंदिशें लगाए जाने की जो खदशात हैं वो सर उठा रहे हैं कि हो सकता है आज फैसले जो हैं वो सख्त किए जाएं। बिल्कुल ऐसे ही वफाकी हुकूमत ने 2 मराहिल में जो है पाबंदियां सख्त करने की तजवीज़ दी है। पहला मरहला जो है वो शाम 6 ता सहरी तक कारोबार बंद करने की तजवीज़ है और शाम के औकात में पेट्रोल पंप्स जो हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स
सेंटर्स हैं वो खुले रखने की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि हफ्ते इतवार को तो कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद रखने की तजवीज़ दी गई है। और इसके अलावा दफातर के हवाले से भी बताया गया कि 50% अमले और दफ्तरी औकातकार 9 से दोपहर 2 बजे तक करने की तजवीज़ दी गई है। औकातकार भी कम कर दिए गए हैं और जो 50% हाजिरी है उसको यकीनी बनाने का कहा गया है। ये तजवीज़ है, अब देखें आज फैसले क्या होते हैं। ज़राए के मुताबिक तो पहले मरहले के दौरान कोरोना फैलाव ना रुकने पर लॉकडाउन की जो नफाज की तजवीज़ दी गई थी और दी गई भी है, इस वक्त भी मुस्बत मरीजों की शरह भी 13% से ज़ायद पर मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी गई है। अब ये देखते हैं कि क्या होता है। अभी अदाद-ओ-शुमार जो है वो भी जमा किए गए हैं और फिर आज इजलास भी होगा, तजावीज़ भी दी गई हैं और उसके बाद फैसला भी किया जाएगा। सूबों ने भी कुछ जो है अपनी तजावीज़ देनी होंगी, अपनी राय देनी होगी। दूसरे मरहले में हाई रिस्क शहरों में 7 ता 10 रोज़ तक लॉकडाउन की तजवीज़ सूबों को भेजी गई है, जबकि चीन से खरीदी गई 5 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुँच गई हैं और कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत के बायस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम बार बार यही बात करते हैं कि अगर केसेस ज़्यादा होंगे तो एक कैपेसिटी है अस्पतालों की, उससे अगर मरीज़ ऊपर हो जाएंगे तो दबाव बढ़ जाएगा। किस तरीके से अस्पताल जो है वो मैनेज कर पाएंगे, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। मर्दान की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी कोरोना मरीज़ों के तमाम जो वेंटिलेटर्स थे वो भर चुके हैं कोरोना मरीज़ों की वजह से। लाहौर के 3 अस्पतालों के ICU वार्ड जो हैं वो भी भर चुके हैं। देखें कितनी जो है तशवीशनाक सूरत हाल है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक मुआविन खुसूसी बराए ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, पहली लहर थी, हम आपको सुनते थे, आपको फॉलो करते थे, आप बहुत करीब से चीज़ों को देख रहे थे। अब ये तीसरी लहर है, जिस तरह से असद उमर साहब ने भी कहा था, हो सकता है कि सख्त फैसले करने होंगे, लास्ट ऑप्शन लॉकडाउन है। आप क्या समझ रहे हैं, हम लास्ट ऑप्शन पे पहुंच चुके हैं सर? जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी देखें, जब आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो आपके बोझ को बर्दाश्त ना कर सके तो इसे लास्ट स्टेज ही समझना चाहिए। हम बहुत जल्द उस नुक्ते तक पहुंच रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ कि जब हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो मज़ीद मरीज़ों को रिसीव नहीं कर सकेंगे। तो आप एक लिहाज से कह सकते हैं कि जब आपके शदीद बीमार जो पेशेंट्स हैं उनको इलाज मुआवजा उनका नहीं हो सकेगा तो इसको आखिरी स्टेज ही समझना चाहिए। और इसलिए इसके लिए बहुत मैं समझता हूँ कि सख्त इक़दाम की ज़रूरत है, बड़े सोच समझ के इक़दाम करने। ठीक है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा क्योंकि कोरोना की जो मौजूदा लहर है इसमें हम देख रहे हैं कि ये उन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा फैली है जहाँ पर इससे पहले केसेस नहीं देखने में आए। जब हम पहली लहर की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे शहर, बहुत सारे हमारे देहात ऐसे थे जो महफूज रहे। इस बार क्या वजूहात हैं? क्या लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इस वजह से उन इलाकों में फैल रही है, या फिर ये है कि वहाँ पर एहतियात नहीं हो रही है, या फिर क्या वजह हो सकती है इसकी, ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का अमल क्या देख रहे हैं कि क्या सुस्तरवी का शिकार नहीं है? जी आपने जो वजूहात बताई इसके बहुत तेज़ी के साथ फैलाव की, वो तकरीबन तमाम सही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि चूँकि वायरस के अंदर वेरिएशन है और उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि उसके फैलने की जो ताकत है वो तकरीबन ज़्यादा है पहली वेव की निस्बत, तो इस वजह से वो बहुत तेज़ी से फैलता है और जाहिर है कि जितना तेज़ी से वो फैलेगा उतने ज़्यादा लोगों को मुतासर करेगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उन इलाकों में ही अब इस दफ़ा फैल रहा है जहाँ पहले नहीं था, तो ये तो हमारा शुरू से खदशा था, इसलिए कि जब ये शुरू हुआ तो ये अर्बन फिनोमेना था। शहरों के अंदर जहाँ गुंजान आबादियाँ हैं वो बहुत जुड़ जुड़ के एक दूसरे के साथ, घर छोटे हैं, रहते हैं, घुलते मिलते हैं, तो जाहिर है कि वहाँ पे ज़्यादा इम्कान होता है शुरू में कि वहाँ पे फैले। लेकिन जैसे से इन जगहों के ऊपर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है उसी तरह निस्बतन इसमें फैलाव कम भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ फिर ये उन इलाकों में जाने लगता है क्योंकि लोग भी ट्रैवल करते हैं और लोगों के ज़रिए ये उन इलाकों तक पहुँचता है कि जहाँ पे निस्बतन पहले कम था और जहाँ निस्बतन की जान कम है। तो ये बिल्कुल हमारी आप कह सकते हैं कि अंदाजे के मुताबिक है। यही पैटर्न दूसरे मुल्कों के अंदर भी देखा गया है कि जिसके तहत अब उन इलाकों में सेमी अर्बन, पेरी अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर जो है, यानी शहरों के इर्द गिर्द जो इलाके हैं और देहात के अंदर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर फैल रहा है। और ये भी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी हकीकत है, तकलीफ दे हकीकत है पाकिस्तान में कि जितना आप शहरों में भी लोग बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन जितना आप शहर बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ही
कोई तसव्वुर नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि जब पिछले साल भी फैसले हो रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो रमज़ान का आखिरी अशरा था उसको बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस भी किया जा रहा था, सोचा भी जा रहा था और फैसले भी उसको देख कर लिए जा रहे थे, क्योंकि ईद आने वाली थी तो फिर उतना ही ज़्यादा रश हो जाता है। आप क्या समझते हैं, फिर से हम जो है दूसरे अशरे में तो दाखिल हो रहे हैं, तीसरे अशरे के लिए हमें सख्त फैसले करने होंगे क्योंकि लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, अब हुकूमत को ही सख्त फैसले करने होंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब से आपकी भी मुलाकात होती थी, फैसल सुल्तान साहब की भी मुलाकात हुई है, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? अच्छा जी, पहले मैं खुद ये बात करना चाह रहा था और आपसे इजाज़त मांगना चाहता था ये बात करने की, इसलिए कि पिछले साल का भी जो तजर्बा है वो हमारे सामने होना चाहिए कि उस वक्त हालांकि अभी वायरस के अंदर वेरिएशन नहीं हुई थी, लेकिन जो आखिरी अशरा है रमज़ान का और ईद के फ़ौरन बाद हमारे केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइक आई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी। और उसकी वजह यही थी कि लोगों ने बिल्कुल एहतियात नहीं की थी, उसी तरह शॉपिंग्स की थी, उसी तरह मिलना था, उसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चूँकि लोगों ने अपने घरों में जाना होता है दूर दराज के इलाकों में, तो बिल्कुल कोई एहतियात नहीं थी और बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। इस दफ़ा ये सूरत हाल आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वेरिएशन हो चुकी है और ऑलरेडी हम तरफ जा रहे हैं और ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत मैं समझता हूँ कि रेडिकल किस्म के फैसले करने की जरूरत है। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या इस सिलसिले में रिस्पॉन्स होता था। प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा एक ही जाहिर है सरकार के तौर पे, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा कंसर्न इस हवाले से ये होता था कि हम जनरलाइज लॉकडाउन के मुतहम्मल नहीं हो सकते। मईशत और माशरत की नौयत इस तरह की है कि जिसमें लोग दिहाड़ीदार हैं, आधी से ज़्यादा आबादी रोज़ कमाती और खाती है, छोटे छोटे घर हैं। अगर आप जनरलाइज लॉकडाउन कर भी देंगे तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो स्ट्रेटजी शुरू हुई थी। अब इस बात की ज़रूरत है कि बहुत सख्ती के साथ कुछ अरसे, महदूद अरसे के लिए बहुत सख्ती के साथ बड़े शहरों में जहाँ पे जो पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे मुझे अब ऐसे लगता है कि जनरलाइज लॉकडाउन स्टेप पड़ेंगे। सही। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत में शरह अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनके जो शमशान घाट है वहाँ पर जलाने की कैपेसिटी नहीं रही है, इतनी इस हद तक बढ़ चुकी है। मौसम देखें तो हम दोनों ममालिक का मौसम भी बिल्कुल सेम है, फिर वहाँ पर इतना ज़्यादा केसेस को हम देखते हुए भी हम सबक नहीं सीख रहे और हमारी कैपेसिटी, अगर हम अपने अस्पतालों की बात कर लें तो हमारी कैपेसिटी बहुत ही महदूद है। हम अपने हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? क्या हम कुछ नहीं सीखे अभी तक? देखिए जी, इमरजेंसीज के दौरान आपका हेल्थ सिस्टम एक्सपोज होता है, उसकी तमाम स्टोरियाँ, उसकी तमाम तर स्ट्रेंथ्स और उसके तमाम तर जो कैपेसिटी है वो सामने आ जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तमाम मुल्कों के अंदर, आपको पता है अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी वहाँ उनके रेट्स बहुत ज़्यादा थे तो उनका हेल्थ सिस्टम भी स्ट्रेस के अंदर आ गया। हमारे यहाँ हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो तो है ही बहुत कमज़ोर और बहुत कम है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है, और अगर मैं इस सिलसिले में एक सजेशन दे सकूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बिला ज़रूरत की अस्पतालों में पहुँच जाते हैं। चूँकि खौफ है, खतरा है, तो हर शख्स जो है वो जाहिर है कि सबसे पहले तवज्जो हासिल करना चाहता है और हॉस्पिटल पहुँचना चाहता है। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंपेन चलानी चाहिए मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए, कि जिसमें लोगों को ये ताकीद की जाए कि किन मराहिल में आपको करना है और उससे पहले घर में रह के आपने क्या कुछ करना है। लोगों को एतमाद देने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो अपना और अपने घर वालों का और घर वाले मरीज़ का किस तरीके से ख्याल रखें ताकि आने की सिर्फ उस वक्त ज़रूरत पेश आए कि जब आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन वेंटिलेटर के अलावा लोग हॉस्पिटल्स के अंदर ना जाएं। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट को बेड्स हासिल करने चाहिए, उनको पे कर उनके तमाम जो कैपेसिटी है उसको भी
यूज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने सर सजेशन दी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने, यही कह रहे थे कि एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमने पिछले दफ़ा भी ईद के बाद देखा था कि केसेस बढ़ गए थे, और अभी अगर वो देख रहे हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खुदा न खास्ता सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है। दूसरे सूबे की बात करते हैं, सिंध के हवाले से हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी है क्योंकि सिंध की इस वक्त सूरत हाल जो है वो भी बहुत ही ख़राब देख रहे हैं हम। कोरोना वायरस बेकाबू हो गया वहाँ पर भी। सूबे में कोरोना केसेस की तादाद जो है वो 2,75,000 से भी हमजा जायद हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा तादाद है। जबकि हम देख रहे हैं 400 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो उनकी हालत तशवीशनाक भी है, वेंटिलेटर पर हैं वो। कराची में जो 50% केसेस में बरतानी वेरिएंट मौजूद है, इस बात की भी तस्दीक की गई है वज़ीर सिंध सेहत की जानिब से। और बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है वेरिएंट, हमने देखा था। और वो जो है ट्रांसपोर्ट की भी बात कर रहे थे कि बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो यूके वेरिएंट वहाँ पर ना जाए। लेकिन अब वहाँ पर 50% जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, जो बताया गया था कि यूके वेरिएंट के केसेस में तेज़ी से इजाफे पर कराची के ज़िला वस्ती के 3 टाउन्स की मुख्तलिफ गलियों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो भी लगा दिया गया है। 5 मई तक रहेगा। जी बिल्कुल, 5 मई तक ये नाफिज रहेगा। और माइक्रो जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो गुलबर्ग हो गया, नॉर्थ कराची हो गया, नॉर्थ नाजमाबाद का हमें पता चला था, इन इलाकों में लगा दिया गया है। मुतासरा इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद के लिए मास्क पहनना उन्होंने लाजमी करार दिया कि अगर कोई आ रहा है या जा रहा है वहाँ पर तो उसको मास्क लाजमी पहनना चाहिए। लॉकडाउन तो है लेकिन लोग फिर भी आमदरफ्त तो हल्की फुल्की होती है वहाँ पर। कारोबारी जो सनती सरगर्मियाँ उनको भी मुअत्तल करने का कहा गया है। हाँ, वो वहाँ पर मुअत्तल रहेंगी। और वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पचोहो ने आवाम से ये अपील की थी कि वैक्सीनेशन करवाएं। हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं सिंध के वो रोज़ादारों के लिए इफ्तार के बाद भी खुले हुए हैं, जहाँ 50 साल से बड़ी उम्र के अफराद जो हैं अब ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। आप देखें कि 60 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनके लिए तो वॉक इन इस वक्त वैक्सीनेशन है कि वो वैक्सीनेशन के अमल का हिस्सा बन सकते हैं, जाके ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। 50 से जो 59 साल के लोग हैं उनके लिए क्या है कि एक मैसेज आएगा और वो मैसेज आने के बाद आपको अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाना है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब मौजूद है। कासिम सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कुछ तजावीज़ आई थी आप लोगों के पास, तमाम सूबों के पास, आज अहम इजलास भी है, उस पर सर सिंध की क्या राय है, लॉकडाउन होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नहीं बिल्कुल सर, हम लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन तो हम तो पहले दिन से इस बात पे हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि चूँकि इस वायरस की आपने खुद कहा कि इस वक्त जो हमारे पास वेरिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस हैं और बहुत ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो रहा है। और फिर जो वो उस वक्त और आज की सूरत हाल में एक जो सिग्निफिकेंट चेंज द बिहेवियर में आया है वो ये आया है कि अब लोग उस तरह से उसको सीरियस नहीं ले रहे। पिछली जो हमारी एनसीसी की मीटिंग हुई थी उसमें खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब और फिर ज़ाहिर हम सब लोग वहाँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबान जितने पूरे मुल्क के बैठे हुए थे, उस वक्त ये बात आई थी कि जी हम मास्क पे फोकस करें और लोगों को इस SOPs के लिए फॉलो करें, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा। और उसकी वजह से जो नुकसान हमारे पास हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे जो नॉर्थ है कंट्री का, जिसमें पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर एंड जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ है। उसकी वजह यही है कि हम ना SOPs फॉलो करते हैं और ना ही हम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो या NCOC गाइडलाइन है उस पर अमल करते हैं। सही। अब सूरत हाल ये है कि हमने उस वक्त भी कहा था कि अब इसको रोकना हमें जो है वो ज़रूरी है। अब और ख़ास तौर पर जो सिंध का जो हमारा जो कैपिटल है कराची, उसके अंदर अगर ये आता है तो यहाँ बहुत गुंजान आबादियाँ हैं और यहाँ पर वर्टिकल रेजिडेंसेस ज़्यादा है और प्लस आपके पास यहाँ स्लम्स भी हैं और ये पूरे पाकिस्तान के यहाँ पर लोग आते और जाते रहते हैं। तो हमने सजेस्ट किया था कि आप हमें बेशक गुड्स और पोर्ट की ट्रांसपोर्टेशन को आप ऑन रखें, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंटर प्रोविंशियल लेवल पर आप इसको बैन करें, ताकि ये जो पंजाब से जो ट्रांसमिशन है, ये हमारे चूँकि बॉर्डरिंग दोनों लगते हैं, पंजाब भी लगता है और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान भी, तो हमें ये यहाँ तक ना आए। और फिर जाहिर है ये जो अगर अब शहरों में आएगा तो फिर शहरों से निकल के आपकी जो रूरल सोसाइटी है उसमें भी जाएगा और फिर एक बहुत बड़ा, जिस तरह से आपके नेबर कंट्री का हम मिसाल आज और हम सब मीडिया में देख रहे हैं। कासिम साहब, हम देखते हैं कि हम दीगर शहरों की, हम पंजाब की भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का अमल है वो खासा हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान बढ़ा है, लोग जा भी रहे हैं। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो उस हवाले से हमें बताइएगा कि वैक्सीनेशन का अमल किस हद तक जो है वो तेज़ किया गया है और क्या लोगों का रुझान है, लोग वैक्सीनेट होने के लिए आ रहे हैं?
अच्छा, मैं बताऊं कि हमारे पास वैक्सीन का रुझान की बात, जो हमारा कराची और हैदराबाद जो बड़े शहर हैं, हाँ जी, उसमें भी जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो मिडिल क्लास लोग हैं या जिनके घरों में इवेंट्स हुए हैं, खुदा ना खास्ता कुछ जगहों पर जो है वो इस तरह के इवेंट्स हुए हैं, तो वो लोग तो सेंसिटिव हैं अबाउट वैक्सीनेशन, अबाउट देयर ओन पर्सनल हेल्थ, और वो उसको मेंटेन भी कर रहे हैं और अपनी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा भी ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं, जो बच्चे हैं या वो जो अफराद 50 साल से ऊपर हैं, वो खुद भी बड़ा जो है वो आ रहे हैं वैक्सीन सेंटर्स पे। हमारे वैक्सीन सेंटर पूरे सिंध के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से लेकर हमारी, फिर जैसे कराची जैसे शहर में हमने हर जो है वो अस्पताल में एक सेंटर बनाया हुआ है। फिर हमने आर्ट्स काउंसिल में जो इधर हमारी आर्ट फिटर्निटी, उसके लिए हमने सेपरेट बनाया हुआ है। फिर हमारे मेडिकल जो PMA है वहाँ पर हमने अलग बनाया हुआ है। इस तरह से वी वांटेड टू रीच आउट एवरी पीपल ना, जो भी शख्स है उसकी हम उसको फैसिलिटेट करें ताकि लोग आए, इनकरेज हों, और जब तक हम वैक्सीन नहीं करवाते उस वक्त तक जिस तरह का बिहेवियर हमारा। सिंध ने सबसे पहले फैसला किया था कि हम अपनी वैक्सीन मंगवाएंगे और उसके लिए कुछ रकम भी मुख्तस कर दी गई थी। वज़ीर सेहत सिंध ने जो है इसका ऐलान भी किया था। अभी तक क्या स्टेटस है इस चीज़ का सर? देखें, अभी वो उसमें 2-3 इश्यूज जो है ना वो बड़े वाइब्रेंट होके सामने आए। वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि जब आप यहाँ पर, चूँकि जब वैक्सीन की बात है, इस वक्त पूरी दुनिया में वैक्सीन का एक हर मैन्युफैक्चरर्स के पास एक सैचुरेशन है ऑर्डर्स की। हमने रिक्वेस्ट की थी थ्रू ड्रैफ्ट के, उस वक्त पहले हमने कहा था कि हमें वैक्सीन पे जो है वो एग्रेसिव वैक्सीन एक्वायर, इस पर अप्रोच लेनी चाहिए। वो जो है वो हमें उस वक्त नहीं मिली। फिर बाद में कहा गया आप वैक्सीन ले सकते हैं, हमारे पास फंड्स अवेलेबल। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि बीच में जो आपकी रेट डिटर्मिनेशन जो ड्राफ्ट की तरफ से आई, वो सीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब कुछ ना समझ वाली। प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा कि जो रेट हमें कोट हुए और फिर प्राइवेट सेक्टर में उसमें बड़ा फर्क है। तो हमने फिर उसको इस तरह से लिया कि हमें ये फेडरल गवर्नमेंट, अब हमारी जो स्टेट सामने जो जहाँ जिस मुल्क से हम लेना चाहते हैं उन मुल्कों से हम बात करें, और फिर ये हमने रिस्पॉन्सिबल, ज़ाहिर है हम प्रोविंशियल लेवल पर ये हो नहीं सकता था। सो वी इंगेज्ड विद जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो उनके साथ बात कर रहे हैं कि हम अपनी किटी से हम इतना पैसा दे रहे हैं, तो लेट अस एक्वायर वैक्सीन फॉर प्रोविंस ऑफ सिंध। तो हम अभी इसी पे जो है ना वो काम हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट बात है वो वैक्सीन जब तक है, उससे पहले मास्क जो है वो आपका वैक्सीन है, और इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। हम अपनी हाइजीन को मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, तो इससे अच्छी वैक्सीन बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आप वैक्सीनेट नहीं हो रहे तो जो आप एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं, जो WHO की जानिब से बताई गई हैं, जो हुकूमत बता रही है आपको, मुख्तलिफ हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें बता रही हैं, जो मीडिया आपको बता रहा है, डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं, वही आपकी फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास चीज़ है कि हम एहतियात करें। लेकिन जब आप वैक्सीनेट हो भी जाएंगे तब भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कासिम सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान का हिस्सा बने। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। हमने आपको यही बताना है कि कुछ रोज़ादार साहरी में बिला सोचे समझे खाने पीने के बाद सारा दिन सुस्ती और मैदे में तेजाबियत की वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे ही इफ्तारी आती है वो अपने पूरे दिन की परेशानी को भूल जाते हैं और फिर हाथ नहीं रोक पाते। अच्छा, ये कैसी बात है कि आपको पता है कि आपने सहरी में कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हैं, आपने ज़्यादा खा लिया है, आपको तेजाबियत है, पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, सुस्ती का भी शिकार रहते हैं, लेकिन जैसे इफ्तार का टाइम आता है आपने दस्तरखान को हर उस चीज़ से भर लिया होता है जो गैर ज़रूरी भी होती है और सेहत के लिए सही है या नहीं है, आप ये भी नहीं देखते, बस दस्तरखान को फुल भर लेते हैं। अच्छा, हम कितनी बात करते हैं शाल इसके ऊपर, हम कोशिश करते हैं मतलब कि डॉक्टर साहिबान से हमारी बात हो, माहिर ग़िज़ाइयात हों, हमारे साथ मौजूद हों, वो हमसे इस बारे में बात कर रहे हों, वो हमें बताते हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं? हम डेली ऐसे ही करते हैं, हम डेली सजेशंस लेते हैं, डॉक्टर से राय लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या खाना चाहिए, हमारे लिए बेहतर जो ग़िज़ाएँ हैं वो कौन सी हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम उन पर अमल नहीं कर पाते हैं।
ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इफ्तारी के वक्त हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैसे आपकी रूटीन क्या है, आप सहरी में क्या कुछ खाते हैं? अच्छा, अब अगर आप मेरे से ये रूटीन पूछ रही हैं तो मैं शायद उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाता जो हम आपको बता रहे होते हैं, लेकिन मैं सूखी रोटी खाता हूँ। अच्छा। और उसके ऊपर जो है मक्खन लगवाता हूँ ताकि पराठे से थोड़ा सा जो है मैं बच सकूँ, और मुझे बचना पड़ता है उसमें। अच्छा हाँ, लस्सी मैं पीता हूँ। लस्सी के वाले से हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है मेरे साथ, वैसे ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर्स कहते हैं तो हमें फिर इसको मानना भी चाहिए। अच्छा, इफ्तारी में वैसे ना मैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, और वाकई हकीकतन ये इशाल के साथ जब मैं इफ्तारी करूँगा अभी, तब भी इशाल को भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि मैं वाकई बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी मैं यकीन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है हम। अच्छा, अभी मैं इशाल से पूछूंगा ना, ऐसे चीज़ों के नाम निकलें। जी इशाल, आप क्या खाती हैं इफ्तारी में खास तौर पे? नहीं, मैं सहरी का बताऊँ क्योंकि सहरी में सबसे सिंपल चीज़ें होती हैं। मैं लेकिन आपकी तरह सूखी रोटी नहीं खा सकती हूँ, मैं पराठा खा लेती हूँ, लेकिन बहुत लाइट सा पराठा खाती हूँ। साथ में योगर्ट हो जाए या कोई भी वेजिटेबल्स बनी हुई है। अंडा जरूर खाना चाहिए। अच्छा, अंडा मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन योगर्ट लाजमी ले लेती हूँ साथ में। मेरे ख्याल में दोनों प्रोटीन ही आपको देते हैं। अच्छा। तो मैं फिर एक चीज़ का इस्तेमाल कर लेती हूँ, मैं योगर्ट कर लेती हूँ। तो अंडा में इतना अपनी मेरी रूटीन में शामिल नहीं है। अच्छा, मुझे इफ्तारी का बताएं। सहरी में मुझे उतना आपकी इफ्तारी में हमजा, मैं यही आपको हैरत होगी क्योंकि लगता भी यही है कि जी बट बहुत खाते हैं, और आप लोगों ने मुझे ऐसे ही मतलब मशहूर कर रखा है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है, ऐसा होता है। और ऐसा इशाल के मामले में लाजमी तौर पर है, ये बात बिल्कुल भी हम नहीं। मैं आपको बताऊँ, मैं इफ्तारी में बहुत कम चीज़ें खाती हूँ। फ्रूट चाट थोड़ा सा खा लेती हूँ, या फिर दही वल्ले हैं, चना चाट है, इस तरह की कुछ। चलें, ठीक है। सारा कुछ ना, सारे फैसले हम खुद नहीं करते हैं। जो हम लोग भी सहरी कर रहे हैं, इशाल पराठा खा रही हैं, अगर मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ, ऊपर जो है मक्खन लगा के खा रहा हूँ, ये दुरुस्त है या नहीं है, हमारी रूटीन दुरुस्त है या नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर जवेरिया मैम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, हमने अपनी जो रूटीन है एक दूसरे के साथ शेयर की है। पहले तो हम सहरी की रूटीन करते हैं ना, मैं सूखी रोटी खाता हूँ, साथ ऊपर जो है मक्खन लगा लेता हूँ, और फिर मैं साथ अंडा लाजमी खाता हूँ। सालन भी कोई शोरबे वाला हो तो उसको पी लेता हूँ। ये साथ मैं पराठा खाती हूँ, और साथ में योगर्ट का इस्तेमाल कर लेती हूँ, या कोई भी अगर हंडिया बनी हुई है साथ में सालन, जो कोई भी, साथ लस्सी। मैं लस्सी भी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आपका टोटली हेल्दी डाइट पैटर्न और रूटीन है। असल में सहरी और इफ्तार ना, सहर और इफ्तार लाइट करनी चाहिए, हल्की फुल्की। आप अपना पेट भरने वाली ग़िज़ाएँ लें। जो मुझे लगता है जिन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, उसमें जौ का दलिया, उसमें आप हैंडफुल ऑफ नट्स ऐड करें। अच्छा। सीजनल फ्रूट्स ऐड करें, यानी केला हो गया, फिर उसके बाद एप्पल्स हो गए, और आप उसमें वाटरमेलन भी ऐड कर सकते हैं। आप उसमें मेलन्स, खरबूजा, तरबूज वगैरह भी बहुत, देखिए ना, उसका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है। मतलब वो चीज़ें जो फौरी तवानाई वाली ग़िज़ाएँ और पूरी दिन एनर्जी बरकरार रखने में आपको हेल्प करती हैं, तो हमें वो सहरी में ऐड करनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्योंकि सहरी में हम इतने हाईली ऑयली या स्पाइसी फूड, यानी तली हुई या फिर जैसे ग्रेवीज का जिक्र किया, वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें 10-11 बजे भूख लग जाती है। अच्छा। जिसको लोग नॉर्मली कहते हैं कि खो पड़ रही है, या भूख लग रही है, या ब्लड शुगर लेवल लो जा रहा है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए थोड़ी सी अगर 8 से 10 किशमिश के दाने आप ऐड कर लें। अच्छा। एक आप अंजीर 1 चम्मच जैतून के साथ ले लें। अच्छा। आपकी बॉडी में, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप प्रेगनेंसी में हैं, या आप उसके अलावा 60+ ओल्डर एज है या यंग है, देखिए वो चीज़ जो आपके लिए, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, अंजीर, जैतून, खजूर। अब इन चीज़ों का जब हम रमज़ानुल मुबारक में अपनी डाइट में, जैसे आप इसको दही में ऐड करते हैं या दलिया या चीज़ों में, और ज़रा कम फ्राइड आइटम्स लेते हैं, तो आप ज़रा हेल्दी और एक्टिव तरीके से रोज़े रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। इंस्टेड ऑफ के, आपको पता है कि पाकिस्तानी कल्चर में मीट लवर्स हैं, फूड लवर जो हैं, वो जब तक उनको सहूर और इफ्तार। अच्छा, ये न्यूट्रिशनिस्ट वाला आपने जो डाइट प्लान दिया ना, वो दिया आम आवाम जो है वो ये खा के सहरी या अच्छा, मुझे लगता है न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना, उनको साइकेट्रिस्ट भी वो होते हैं एक मुकम्मल, क्योंकि उन्होंने लोगों के ना दिमागों से खेलना होता है कि ये शख्स इस तरीके से बात मानेगा, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा। अच्छा, ये कितना मुश्किल हो जाता है लोगों को समझाना, क्योंकि हर शख्स कोई आसानी से समझ जाता होगा। अक्सर इफ्तार के औकात में लोगों ने 4 ड्रिंक्स रखी होती हैं, जिसमें एक दूध सोडा, कार्बोनेटेड बेवरेज, फिर स्कंजबीन, वो अपनी आंखों की तस्कीन के लिए रखते हैं। मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे हैं। हाँ, और रंग नजर आ रहे हैं, और फिर वो बहुत खुश होते हैं कि ये हमने 4 रंग के मशरूबात रखे किया माशाल्लाह। अब उसमें से अगर एक मशरूब आपका हेल्दी फ्रूट जूस है, और अगर आपके हेल्दी मतलब अगर जो हमारे पास सीजनल फल अवेलेबल हैं, जैसे फालसे का शरबत हो गया, या फिर उसके अलावा मिंट का सिंपल शरबत हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो इट्स क्वाइट गुड।
अच्छा, ठीक है। अब उसके अलावा अब हमें इफ्तारी में बताएं। अब हमने इफ्तारी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की ना, हमने सबके साथ शेयर किया, तो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, आप ही शेयर करें कि आसान ये है जो जिस तरह से इशाल कह रही थी कि ये शायद लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, आसान जो घर में माएँ आराम से अपने बच्चों को खिला सकती हैं वो हमें बता दें। आप देखिए कि हेल्दी तरीके से पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ ग़िज़ाइयत, फल और सब्जियाँ हमारे पास वाफिर मिक़दार में मौजूद है। अगर आप उसका राइट डायरेक्शन में, मैं एज आ न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, मैं एज आ नॉर्मल सिटीज़न बात कर रही हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो पढ़ा लिखा है और जिसकी सोच समझ मतलब अप है, क्योंकि देखिए जो आप खाते हैं उसी तरह फिर आप ज़िंदगी लीड करते हैं। और जहाँ रमज़ान हमें सब्र का और बैलेंस लाइफ होने का, तो वहीं पे मतवाज़न ग़िज़ा भी आ जाती है कि आपने अपनी जो डाइट है, ऐसे नहीं ना कि आप पूरा दिन सोचते रहें कि आपने तले हुए पकौड़े समोसे लेने क्या है, हम 4 घंटे रह गए भाई इफ्तारी में, 4 घंटे बाद या 1 आवर रह गया, तो खूब आपको पता है हर किचन में फुल फ्राइंग हो रही होती है। ऐसे ही है। आप जिस मतलब आप अगर 10,000 होम्स का रिव्यू करें तो वो पता चलता है कि 10,000 में से 9,000 होम्स जो है वहाँ पे जो है वो आपकी जो अफ्तार है उसमें मेरे ख्याल में इसमें मर्दों का बहुत हाथ है हमजा, क्योंकि उनकी फरमाइश पे, उनकी डिमांड्स पे ये घरों में खाने बन रहे होते हैं। और कभी खवातीन मर्दों को मेरे ख्याल से खुश करने के लिए भी जो है वो बहुत चले मैं इसमें हमजा के लिए भी बनते कुछ लोग होंगे हैं जो कहते हैं कि हम डाइट करेंगे, इसमें हम ना अपना वेट लूज करेंगे, और वो वाकई बहुत कम खा रहे होते हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगी, वो कितनी बड़ी गलती में है? देखिए फौरी तवानाई वाली ग़िज़ा और साथ में आप उसके मेडिकल बेनिफिट्स भी लें तो उसके लिए हम खजूर का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप उसमें कोई इशू नहीं है। साथ आप कोई ना कोई ऐसी ठंडे मशरूब का इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ चीनी और तेज़ नमक ना हो, क्योंकि सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक लीडिंग पॉइजन है, यानी बहुत स्लो पॉइजन है। आप अगर पूरा महीना नमक ले रहे हैं और आप अगर 1 माह के बाद हाइपरटेंसिव यानी आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं या आप डायबिटीज़ में आते हैं, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, या आपका लिपिड प्रोफाइल हाई हो गया। हमें वैसे भी खानों में नमक की जो क्वांटिटी है वो कम रखनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक अच्छा वाला नमक नहीं, आपको पता है ज़रूरी नहीं है कि आप को ब्लड प्रेशर है तो ही आप सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट लें। आप आपको पता ही नहीं होता कि जो लोग नट्स इवन कंज्यूम कर रहे हैं तो उनकी अपनी खुराक में से आप कहाँ से जो है वो सोडियम आपके आ जाता है, और एक्सेसिव जो सोडियम है वो सेहत के लिए नहीं है अच्छा, इवन आप हेल्दी तरीके से रोज़े नहीं रख सकते। तो आप अफ्तार के औकात कार में आपको चाहिए कि आप हेल्दी फ्रूट सर्विंग की तरफ जाएं, आप हेल्दी वेजिटेबल के साथ चपाती ले लीजिए, नमाज के बाद आप खा लें, थोड़ा सा वक्फा दें, और ऑयली आइटम्स या फ्राइड आइटम्स लेनी है तो थोड़ा बहुत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं और इशाल जो हैं कोशिश करेंगे कि हम अपनी इफ्तारी को मजीद बेहतर करें। सहरी पे हमने खासा कंट्रोल किया, मुझे खुशी हुई कि जो इशाल ने चीज़ें बताई हैं आप लोगों ने भी फॉलो करना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, इस सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे आवाम के हवाले से, मईशत के हवाले से, महंगाई को कंट्रोल करने के बारे में। महंगाई से परेशान आवाम पर मज़ीद टैक्सों का बोझ नहीं डाला जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी मुआशी टीम को हिदायत की है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत भी की गई। उनकी ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था उसमें ये उन्होंने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि अब मज़ीद आवाम पर जो टैक्सों का बोझ नहीं डाला जाएगा, जिसमें नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और मुआशी माहिरीन शरीक हुए थे। वज़ीर आज़म ने इजलास में हिदायत की कि अवाम पर मज़ीद टैक्स की बजाय रिलीफ के लिए आउट ऑफ बॉक्स हल तजवीज़ किए जाएँ, कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए या इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इशाल, इसकी हम बात भी कर रहे हैं कि इस वक्त जो है हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई ही है। मुआशी इस्तेहकाम और पायदार ग्रोथ के लिए रोड मैप पेश किया जाए, ये भी वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया। उन्होंने हिदायत की है कि मुल्की मईशत के हवाले से इस इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मुकम्मल तौर पर फ़ाली को भी यकीनी बनाया जाए, जो बहुत ही ज़्यादा अहम बात है। काउंसिल के क़याम का मकसद मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मुआशी माहिरीन की तजावीज़ से इस्तेफादा करना है। बिल्कुल ऐसे इमरान खान ने कहा है कि हुकूमती कोशिशों की बदौलत ही कारोबारी फ़िज़ा जो है वो बेहतर हुई है। टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात, निज़ाम को आसान और फॉल बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है, और ऐसा हम होता हुआ देख भी रहे हैं किसी हद तक के बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो तब्दील हुई। बहुत सारे वज़ीर ख़जाना की तब्दीली जो है वो भी इसलिए की गई क्योंकि कहा गया कि महंगाई को कंट्रोल करना इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो शौकत तरीन साहब हैं वही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पॉलिसीज़ क्या रहती हैं, किस तरीके से
उन पर अमल दरामद होता है। और क्या तजावीज़ सामने आती हैं? मेंबर इक्तिसादी काउंसिल आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वज़ीर आज़म साहब ने तो कह दिया है कि आवाम के रिलीफ के लिए कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन दिए जाएं। जो सोल्यूशन सर दिए जाते हैं, हमें वैसे प्रैक्टिस के बारे में बताइएगा। इस काउंसिल की जो तजावीज़ दी जाती हैं वो बाइंडिंग तो नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन उस पर कितना अमल होता है? देखिए, ये तजवीज़ पे मुनसर होता है कि तजवीज़ कितनी डूएबल है। जब मशावरती कौंसिल का मतलब ये है मशवरा देने वाली, एडवाइस देने वाली कौंसिल। अगर मैं आपसे मशवरा मांगता हूँ तो आप या तो मुझे अपनी विशफुल थिंकिंग दे सकते हैं या आप मेरे हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे सकते हैं। और दोनों सूरतों में ज़ाहिर आप अपनी नेक नियति से अपना काम कर रहे हैं। तो ये मशवरे पे मुनसर होता है कि मशवरा किस किस्म का दिया जाता है। और जो प्रैग्मेटिक एडवाइस होती है, गवर्नमेंट उसको ना सिर्फ रिसेप्टिव होती है उस पर अमल करने के लिए। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब ने कल इसका जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड एडवाइजरी काउंसिल थी उसके पहले इजलास में आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की बात की। आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो जाहिर है उसमें फूड के हवाले से अगर हम देखें तो फूड में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी आते हैं, फूड में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी आती है। जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली में सिर्फ बिल बढ़ाना ही जो लॉसेस हैं उसका एक सोल्यूशन नहीं है। उसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो बिजली ज़ाया होती है उसको कम करना, जो उसका फ्यूल है सस्ते फ्यूल पे आना, महंगे फ्यूल को छोड़ के, तो इस तरह ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है वो लेना। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी मदद से रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। वज़ीर आज़म साहब ने इजलास में ये भी कहा कि अवाम पर टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा, टैक्स रिलीफ दी जाएगी। अगर टैक्स नहीं लगाया जाता तो हुकूमत रेवेन्यू कैसे इकट्ठा कर सकती है? क्या इस हवाले से पहले कोई वर्किंग हो रही है? देखिए, इस वक्त जो FPR की अगर हम वर्किंग देखते हैं तो उसको आप एक टारगेट दे देते हैं, 100 रुपये आपने टारगेट दे दिया। अब FPR जो है या तो वो नए टैक्स पेयर्स को तलाश करे जिनका कि मेयार ज़िंदगी जो है वो टैक्स देने के काबिल है और वो टैक्स नहीं दे रहे, या वो जो एग्जिस्टिंग टैक्स होल्डर्स हैं उन पे टैक्स लगाएगी, या वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लेगी। तो अब जिस डाटा वर्ल्ड में हम रह रहे हैं तो FPR के पास अब ये कैपेसिटी काफ़ी हद तक आ गई है कि डाटा ट्रायंगुलेशन के ज़रिए, यानी मेरे CNIC के ज़रिए वो ट्रेस कर सके कि मेरा मेयार ज़िंदगी कैसा है, और उसके हिसाब से फिर अगर मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ, मैं अपनी रिटर्न्स दाखिल नहीं करता, तो मुझे नोटिस भेजे, मुझे टैक्स नेट में लेके आए। तो ये वो तजवीज़ थी जो काफ़ी अरसे से चलती आ रही है, लेकिन उसमें डाटा अवेलेबिलिटी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो अकाउंट होल्डर्स की सीक्रेसी के लॉ के तहत बैंक्स जो थे वो FPR को ये डाटा देने पे तैयार नहीं थे। लेकिन उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि तकरीबन 90% हर्डल्स जो हैं वो रिमूव हो चुकी हैं, और FPR जो है अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नए टैक्स पेयर्स को जिनका जो कि टैक्स देना चाहिए, जिनको टैक्स नेट में नहीं है, उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रही है। और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो ज़ाहिर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे। ठीक है सर, ये आउट ऑफ बॉक्स जो तजावीज़ देनी है, क्या इस वक्त कुछ तजावीज़ मौजूद भी हैं? इतनी बेहतरीन टीम वहाँ पर मौजूद है, इतने बेहतरीन अज़हान वहाँ पर मौजूद हैं, और जब हम कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने जा रहे होंगे जो IMF की शराइत है उनको भी हमें सामने रखना होगा। देखिए, यही एक इस वक्त क्वेश्चन है पाकिस्तान के पास। आपको याद होगा कि IMF जब कोविड की पहली वेव थी तो उस पर IMF ने फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी। ना सिर्फ ये कि हमें कोरोना से उस वक्त नबरदाज़मा होने के लिए $1.4 बिलियन के करीब एक नई जो थी एक फ्लेक्सिबल लोन मिला था, बल्कि मौखर कर दिया गया था बहुत सी जो इक़दाम थे उन पे अमल दरामद। और ये जो तीसरी वेव जिसका अब हमें सामना करना पड़ रहा है, ये तो पहली वेव से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये एक क्वेश्चन है जिसको कि अब जो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स और जो वज़ीर आज़म की जो इक़्तिसादी टीम है वो इस पे बिल्ट अपान करने की कोशिश कर रहे होंगे कि इसका फ़ायदा उठाते हुए हम दोबारा से IMF के पास जाएं, वो सी चीज़ों पर रिनेगोशिएट करें। वो चीज़ें स्पेशली जो कि इसमें कोविड के दौरान पॉसिबल नहीं है। और इस समर का अदराक है वज़ीर आज़म को कि लोग जो हैं वो अपनी परचेजिंग पावर जो है वो अरोड कर चुके हैं। तो जैसे रमज़ान था, हर रमज़ान में पहले भी महंगाई जो है वो होती थी, लेकिन इस दफ़ा इस रमज़ान की महंगाई की ख़ास बात यह है कि उससे पहले
तकरीबन कोई 5.8 मिलियन लोग जो हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक वो खत गुर्बत से नीचे आ गए हैं। तो अगर वो खत गुर्बत से नीचे आ गया, उनकी जॉब जो है वो उनसे छिन गई हैं या उनकी तनख्वाहें कम हुई हैं, आमदनी कम हुई है, तो जाहिर है कि हल्की सी महंगाई जो है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, जो कि शायद कोरोना से पहले वाले रमज़ानों में लोग जो थे उसको बर्दाश्त कर रहे थे। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको कि दोबारा से कंसिडर करते हुए मैं फोर्सी कर रहा हूँ, मुझे जाहिर है कि अभी फाइनल नहीं हुई है चीज़ें, लेकिन मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि एक रीनिगोशिएशन जो है IMF के साथ उसका कुछ मौजूद है, और हुकूमत कोशिश करेगी कि उस विंडो को वो एक्सप्लोर करे और आवाम के लिए कुछ रिलीफ लेके आए। सुलैरी साहब, आपने बात की कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से फिर जाहिर बात है कि महंगाई भी उसी तरह से बढ़ रही है। हम बेरोजगारी की अगर बात करते हैं तो किस हद तक इस पर कोई काम किया जा रहा है कि किस तरह से इसकी शरह को कम किया जा सकता है, लोगों को रोजगार मुहैया किए जा सकते हैं, इस हवाले से भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है? देखिए, इसमें एक तो जो था इसको कंस्ट्रक्शन पैकेज, हाउस मॉर्गेज, इससे लोगों को काफ़ी रिलीफ जो है वो मिला है। दूसरा जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो उसमें बदकिस्मती से कपास की फसल जो है वो जो कि इस दफ़ा बेहतर नहीं हुई और इम्पोर्ट करना पड़ रही है, वरना आपकी जो टेक्सटाइल सेक्टर था और इंडस्ट्री थी वो बड़ी तेज़ी के साथ फ्लरिश कर रही थी। और जब कोई भी एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो चलती है, खा वो टेक्सटाइल है या कोई और है, तो उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वो एकदम से फ्लरिश करती है, क्योंकि उनको मेन इंडस्ट्री को फीड करना होता है। तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे फोकस है, इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उस पर फोकस है, और इस वक्त जो वज़ीर आज़म का एक एम्बिशियस प्रोग्राम है फॉरेस्ट्री के हवाले से दरख्त लगाने का, उसमें रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं कि कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं उनको दरख्तों की जो नए पौधे लगेंगे उनकी हिफाजत करने के पैसे दिए जाएँ, और मुख्तलिफ स्टेजेस पे पैसे जो हैं वो दिए जाएँ। इसी तरह से एक किसान पैकेज, किसान कार्ड जो है उसका लॉन्च वाला है, शायद अगले हफ्ते हो रहा होगा, जिसमें कि एक खास साथ से नीचे वाली जो इनके पास लैंड होल्डिंग है उनको फी एकड़ एक मखसूस रकम जो है वो फराहम की जाएगी, कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। तो इस तरह की बहुत सी स्कीम्स हैं जिन पे कि हुकूमत अपने तय काम कर रही है, लेकिन कोविड जो है ये एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है। और जी सुलैरी साहब, हमें ज़रा ये भी बता दीजिएगा, आपने कहा कि हम रीनिगोशिएट कर सकते हैं फ्यूचर में जाके IMF के साथ जो भी शराइत हैं, लेकिन हम अपने टैक्स हदफ की बात करते हैं, हमने टैक्स हदफ जो है वो ज़्यादा रखा है, फिर वज़ीर आज़म टैक्स रिलीफ की बात कर रहे हैं, आप नए तरीके वज़ा करने की बात कर रहे हैं, नए तरीके ढूंढने की बात कर रहे हैं कि FBR नए तरीके ढूंढे। अगर FBR जैसे पहले इसमें इतना कामयाब नहीं हो सका, अगर कामयाब नहीं होता तो क्या वो टैक्स हदफ भी कम किया जाएगा? देखिए, टैक्स हदफ भी कम हो सकता है, जैसे कि इस साल का रवां माली साल का टैक्स हदफ जो है वो IMF के साथ नेगोशिएट करके उसको कम किया गया। तो जाहिर है कि जब आप IMF लोन प्रोग्राम में होते हैं तो एक जो टारगेट होता है, एक एम्बिशियस टारगेट, वो फिक्स किया जाता है, लेकिन ये कोविड की सिचुएशन में उसको रियलिस्टिक बनाना, और IMF ने इस पर पहले भी फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी, अब भी अगर खुदा न खास्ता कोरोना की तीसरी वेव जो है, तीसरी लहर, उस पर काबू नहीं पाया जा सका, तो मेरा नहीं ख्याल कि IMF जो है बहुत इस पर रिजिडिटी दिखाएगा, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लेकिन हैविंग सेड इट, हमारे पास टैक्स पोटेंशियल इतना मौजूद है जिसमें कि जो एलीट कैप्चर, जिसकी तरफ अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो बात की गई थी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो फ्यूडल है पाकिस्तान के, किस तरीके से वो तकरीबन 2.6 ट्रिलियन रुपीस की सालाना प्रिविलेजेस और एग्जम्पशन जो हैं वो उनको मिल रही हैं, उस रिपोर्ट में ये इंडिकेट किया गया। और वज़ीर आज़म ने भी कल इस बात की तरफ इशारा किया कि उन प्रिविलेजेस को छेड़ा जाए, वहाँ पे कमी लेके आई जाए, बजाय इसके कि अवाम पे टैक्सों का बोझ जो है वो लादा जाए। सही। तो सुलैरी साहब, हमने एक रिपोर्ट देखी, उसके ऊपर हमने बल्कि बात भी की कि एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो हमारी कैपेसिटी है, हमारी जो प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने की, उनको कंप्लीट करने की जो कैपेसिटी है, उसमें खासी कमी आई है 2 साल के हम दौरानिए में देख लें, 18 से 20 के बिल्कुल 18 से 20 के दरमियान। तो क्या इसमें ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट पूरे ही नहीं कर पा रहे, हम रोज़गार भी नहीं दे पा रहे, और फिर उसके बाद हमें पेनल्टी भी भरनी पड़ती है इसके ऊपर? देखिए, ये 2020 था, ये तो एक पेक्यूलियर साल था, इसमें तो कोविड की वजह से भी बहुत सी जो प्रोजेक्ट्स हैं उस तरीके से वो नहीं चल पाए। उससे
पहले वाले भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ADB के लिए हमें कुछ पेनल्टीज जो है वो भरना पड़ी, तो यकीनन ये कैपेसिटी का भी एक इशू है मिनिस्ट्रीज में और अलाइड डिपार्टमेंट्स में, जिसको के रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि बजट में पैसों को एलोकेट किया जाना, बल्कि उन पैसों की टाइमली रिलीजेस और फिर उन पैसों को टाइमली स्पेंड करना, ये पूरी चेन बनती है। तो सिर्फ एलोकेट करना ही काफ़ी नहीं होगा, तो उन जो है अवामत उस पर भी काम इस वक्त किया जा रहा है। ठीक है सुलैरी साहब, इक्तिसादी मशावरती काउंसिल की बात करते हैं कि वो जो भी तजावीज़ सामने आती हैं उस पर वज़ीर आज़म ख़ुद तो फ़ैसला नहीं करते, वज़ीर ख़जाना का कितना बड़ा रोल होता है, फिर वज़ीर ख़जाना का तब्दील हो जाना और फिर जो तजावीज़ होंगी, आपने वज़ीर ख़जाना को किस अज़्म के साथ देखा जब वो मीटिंग में शरीक थे? मेरा ख्याल है कि वज़ीर ख़जाना ने एक मुश्किल टास्क अपने ज़िम्मे लिया और वो मुश्किल टास्क ये है कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेके आना और ये ग्रोथ को लेके जाना। उनके पहले दिन से वो कह रहे हैं कि वो 6 to 7% ग्रोथ जो है वो हदफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि वो जॉब क्रिएशन जो है उसको फोकस करेंगे। तो जब वज़ीर ख़जाना जो है वो डिटर्मिन्ड होते हैं तो फिर मशावरती कौंसिल जो है वो उसको काम करने का मज़ा भी आ रहा होता है, वहाँ पे एक काम का इंसेंटिव होता है कि जी बात सुनी जाएगी। जैसा कि अगर मैं आपको शेयर कर सकूं कि मशावरती कौंसिल जो पहले बनाई गई थी असद उमर साहब के ज़माने तक तो उसकी रेगुलर मीटिंग हो रही थी, उसके बाद हफीज़ शेख साहब के ज़माने में उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई थी अनटिल कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो ये डिपेंड करता है कि वज़ीर ख़जाना जो है वो कितना एपिटाइट रखते हैं सुनने के लिए। अभी हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो ईद से पहले होगी और उसके बाद बजट से पहले मेरा ख्याल है कि फ्रीक्वेंटली 2-3 मीटिंग जो है वो हो रही होंगी। तो इस वक्त मुझे एपिटाइट नज़र आती है हुकूमत में और वज़ीर ख़जाना में बात सुनने की और उस पर अमल करने की। बिल्कुल ठीक है आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबहिस्तान का आप हिस्सा बने, वज़ीर आज़म ने जो टास्क दिया है उसके लिए ये टीम तो तैयार है कि हम तजावीज़ देंगे, और उन्होंने एक अहम बात की है क्योंकि ये मेंबर हैं इक़्तिसादी काउंसिल के, और इन्होंने कहा है कि रीनिगोशिएट किया जा सकता है IMF के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, ताकि इससे रिलीफ मिल सके आवाम को, और आवाम को रिलीफ मिलना इस वक्त इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम कोविड का शिकार हैं, हम इस आलमी वबा का शिकार हैं जिसमें हमारी मईशत जो है, घरों के किचन लोगों के चलने बहुत मुश्किल हो गए हैं, ऊपर से रमज़ानुल मुबारक भी है, हम पूरे साल देख लें हम इसी का शिकार रहे हैं। तो इसमें इस वक्त इस तरह के फैसले जो हैं वो बहुत अहम भी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, कुछ मौसम की बात करें? बिल्कुल, मौसम की बात कर लेते हैं। शहर कायद मेरे ख्याल में शहर कायद की पहले बात करते हैं क्योंकि शहर कायद के बासियों के लिए जो है ख़तरे की घंटी बजी है। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में गर्मी की जो नई लहर है उसकी पेशगोई की है, और कराची में सूरज आज आग बरसाएगा, और मतलब गर्मी जो है 3-4 रोज़ मतलब 25 तारीख तक इतवार तक आ जा रहा है। ये कहा गया है कि कराची वाले जो हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार रहें क्योंकि गर्मी में ही रोज़े रखने पड़ेंगे। पारा जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान बताया जा रहा है। गर्मी की हालिया लहर जो है वो 25 अप्रैल तक, जैसे हमजा कह रहे हैं कि वो रहेगी, और पारा जो है वो 40 डिग्री को छू सकता है। और मैं यही सोच रही हूँ कि हम लोग यहाँ पर पंजाब वाले जो हैं बहुत ही अच्छे मौसम में हैं और मौसम बड़ा खूबसूरत है, हम बार बार बात ये कर रहे थे, तो कराची वाले जो हमें देख रहे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे, उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी कि भाई पंजाब वाले कितने सुकून में बैठे हैं। मतलब आप देख लेना कि जिस तरह बारिशें हुई हैं। खैर, इस पे हम बात करते हैं। डीजी मेट हमारे साथ मौजूद खान साहब, रियाज खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कराची के मौसम की पहले बात कर लेते हैं। कराची में कितने दिन जो है ये शदीद गर्मी पड़ने वाली है? ये अभी फ़िलहाल तो जो पोजीशन बन रहा है इसमें 2-3 दिन है, उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है। और चूँकि अभी फ़िलहाल कोई ऐसा वेदर सिस्टम नहीं है जिनकी वजह से कराची या मुल्क के दीगर हिस्सों में कोई रिलीफ मज़ीद फर्दर वो रहे, तो फ़िलहाल तकरीबन इसी तरह रहेगा और स्लाइटली टेम्परेचर मज़ीद राइज करता जाएगा। शहर कायद की बात होगी, आपने कहा कि हालात अभी तक तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। पूरे पाकिस्तान की बात कर लें तो मौसम कैसा रहने वाला है? क्या रमज़ान में गर्मी मज़ीद बढ़ सकती है या फिर शिद्दत उसकी कमी रहेगी? जैसे कि अभी हम देख भी रहे हैं कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छा मौसम भी है। जी बिल्कुल, अभी जैसे हमने बता दिया कि ख़ासकर जो शुमाली इलाका जाते हैं उसमें से आज ये तकरीबन कम्प्लीटली निकल जाएगा, और आगे जो 3-4 दिन आ रहे हैं इसमें पूरे पाकिस्तान में बारिश की फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं है। सिंध में टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता जाएगा, सिमिलरली पंजाब के जो इलाके हैं वह यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और साथ KP से रिलेटेड
अलबत्ता एक आध जगह पे थोड़ी बहुत कुछ लाइट इस अदरवाइज जो इस ट्रेंड है वो मज़ीद टेम्परेचर बढ़ने की है और राइज टेम्परेचर आएगा, गर्मी की शिद्दत जो है वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगी। ठीक है सर, आखिरी अशरे के हवाले से बताइएगा कि आखिरी अशरे में कुछ जो है मौसम फिर से बारिशों की तरफ आएगा, कोई स्पेल आएगा या फिर अब उम्मीद ना रखी जाए? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए, बारिश की चांसेस बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल की मैं बात करूं अभी फ़िलहाल कोई ऐसा बारिश वाला सिस्टम नहीं है जो और अब अगर देख भी रहे तो टेम्परेचर ख़ासकर पंजाब, KP और जो सेटेड एरियाज़ है इसमें तो काफ़ी ठंड है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिंध और सदरन पंजाब में राइज़ है, लेकिन अब तकरीबन पूरे पाकिस्तान में टेम्परेचर का राइज ट्रेंड रहेगा और चंद दिन तक डेफिनेटली सिस्टम जो है ना रमज़ान में दूसरा भी आ सकता है जिसकी वजह से बारिश हो सकती है और स्लाइडली टेम्परेचर कम हो सकता है। तो सर कराची के बारे में अगर हम बात कर लें तो कराची में हीट वेव की क्या सूरत हाल है? हीट वेव अभी तो ये टेम्परेचर बढ़ेगी, स्लाइटली बढ़ेगी, जिस तरह आपने भी अपनी रिपोर्ट में बता दी तकरीबन 39-40 डिग्री तक जो है ये जा सकती हैं और उसमें प्लस माइनस हो सकती हैं, लेकिन चंद 2-3 दिन तक तो ये रहेगा, उसके बाद दोबारा ये रिलैक्स हो सकती है। सही हो गया, अभी कराची का मौसम जो है वो ऐसा ही रहने की उम्मीद बिल्कुल ठीक है। डीजी मैट हमारे साथ मौजूद थे। रियाज खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। अच्छा, उम्मीद रखनी चाहिए मतलब कि कराची में तो फ़िलहाल ऐसा कोई सिस्टम दाखिल नहीं होने वाला जिससे हम ये कहें कि मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा या बारिश जो है वो हो सकती है। दीगर हिस्से जो हैं अब उधर मुल्क के दीगर हिस्सों में जहाँ पर बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, वहाँ पर जो है एक अगला स्पेल भी आ सकता है रमज़ान मुबारक के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में हम उम्मीद रख सकते हैं कि मौसम जो कराची वालों के लिए भी अच्छा हो जाए। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं और हम बात कर रहे थे कि आज फिर कई लोगों का पारा ऊपर जाएगा, कई लोगों का पारा नीचे आएगा, ब्लड प्रेशर कुछ हाई होगा, कुछ लो होगा, कुछ की शुगर भी डाउन जाएगी। समझ गए कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज़ का दूसरा मैदान आज लगने वाला है। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे मैदान में उतर जाएंगी। 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी से शाहीनों का मोराल हाई और जीत पर नजरें हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही हमने पहले मैच के अंदर भी हालात देख लिए थे कि पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया। बॉलर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच जीत गया। रिजवान ने अकेले नहीं स्कोर किया था। खैर, कौमी टीम को मोहम्मद रिजवान पर मान है तो बाबर आजम का बल्ला भी रन उगलने के लिए हर वक्त ही बेताब रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज बाबर आजम जो है 2 पे आउट नहीं होंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। खैर, कभी कभी बुरा दिन होता है अच्छे बैट्समैन का भी, जबकि मुसलसल मायूसकुन कारकर्दगी पर हैदर अली के हवाले से क्या फैसला होता है ईशान, इसको बहुत ज़्यादा देखना होगा कि क्या आसिफ को वापस शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता। उस्मान कादिर ने तो अच्छी बॉलिंग की थी, यकीनन लग रहा है कि वो तो खेलेंगे। और हम देखें तो दूसरी जानब जिम्बाब्वेन टीम में भी तब्दीली का इम्कान है। उधर T20 रैंकिंग में भी टॉप पोजीशन पर बाबर आजम को जो है वो देख रहे हैं हम, हो सकता है कि दूसरे नंबर पर वो आ चुके हैं। आगे मतलब वो अपने इसी जो वो जिस तरह से वो नाम बना रहे हैं और जिस तरह रैंकिंग में ऊपर जा रहे हैं, हम देखें कि मजीद भी वो जा सकते हैं। पहले भी वो T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर रह चुके हैं। अब एरन फिंच जो थे वो दूसरे नंबर पे मौजूद थे, बेहतरीन बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के, उनको उन्होंने पीछे छोड़ा है। और अब बाबर आजम जो हैं दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पहले नंबर पर उन्होंने मलान को जो है हराना है या कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स लेने हैं उन्होंने, और फिर पहले नंबर पर आना है। क्या जिम्बाब्वे की सीरीज़ में अगर दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें तो मलान के साथ जो रेटिंग का फ़र्क है वो पूरा होगा या नहीं होगा, ये भी देखना होगा। उम्मीद तो करते हैं कि बाबर आजम और विराट कोहली का एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तेज तरीन 2000 रन वाला, तो वो भी हम उम्मीद करते हैं कि पिछले मैच में तो नहीं हो सका। रह गई है 60 रन, अब 58 रह गए होंगे क्योंकि 2 तो कर लिए। हाँ, 2 उन्होंने कर लिए लास्ट गेम में। और हम ये देखें कि अच्छी अगर इनिंग्स वो ना खेल सके या ना हुए तो क्या दिल बहुत टूटते हैं पाकिस्तानियों के जब बाबर आजम से स्कोर नहीं हो रहा था। खैर, हमें ये देखना है कि तब्दीलियां क्या करनी है। क्या शर्जील को बेंच पर ही बिठाना है और अब वापस लेके आना है? हमने शर्जील को एक मैच खिलाया, हमने दानिश को चांस दिया है, दानिश का पहला मैच था, कहीं हम दानिश को तो आउट नहीं कर देंगे आसिफ को इन करने के लिए? और फिर जो सवालात उठ रहे हैं कि शुएब मलिक की वापसी होगी या नहीं होगी, क्या शुएब मलिक का रिकॉर्ड भी ऐसा ही था या फिर नौजवानों को मजीद चांस देने की ज़रूरत है, जिस तरह से यूनुस खान हैदर के हवाले से कह रहे हैं, आसिफ के हवाले से कह रहे हैं, तो अभी ये देखना होगा। लेकिन
हमने मिसबा के हवाले से देखा है कि मिसबा जिसको चांस देते हैं उसको भरपूर चांस देते हैं। इफ्तिखार बहुत मुश्किल से, शाल तुम्हें मैं क्या बताऊं कि बहुत मुश्किल से जो है ना टीम से आउट हुए हैं। बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तनवीर भाई पहले तो ये बता दें, आज कोई तब्दीली होनी चाहिए क्या? शर्जील को बेंच पे ही होना चाहिए या शर्जील को ट्राई करना चाहिए? एक मैच के बाद ही वापस ले आएंगे दोनों सीरीज से? देखें, मेरे ख्याल में शर्जील को खिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका नाम T20 की सीरीज़ में आया था, तो उसको चांस तो देना है हमने। अगर हम उसको चांस दिए बगैर हम लेके आ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी फॉर्म कैसी है। इसमें कोई शक नहीं है, फ़खर जमान की जो फॉर्म लगी थी ODI में साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, उसकी वजह से उसका T20 में नाम डाला गया, अदरवाइज फ़खर जमान का नाम नहीं था। अब अगर फ़खर जमान आ गया तो अब क्या करें? शर्जील को चांस नहीं देना है। आपके ऊपर वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद आगे सीरीज है, तगड़ी किस्म की सीरीज खेलनी है आपने, तो आप ट्राई तो करें उसको खिला के। हम हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, हमें समझ नहीं आ रही कि मिडिल ऑर्डर के जो लड़के हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप अपने लड़कों को एडजस्ट करके आप ट्राई तो करें कि किस लड़के को किस नंबर पे खिलाना है। जब आप नहीं ट्राई करेंगे तो आप कैसे, आपको समझ आएगी। अब दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जिक्र किया था शोएब मलिक का। देखें, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है, कोई भी सीनियर लड़का अगर टीम से बाहर होता है वर्ल्ड कप से पहले उसकी लॉबियां स्टार्ट हो जाती हैं, उसके लिए बात करना शुरू कर देते हैं, कुछ क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको टीम में वापस लाने के लिए, ट्विटर पे उसके लिए शुरू हो जाते हैं, टीवी चैनल्स पे उसके लिए बात करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, कंपेन चलती है ना, ये हमेशा वर्ल्ड कप से पहले हुआ है। तो शोएब मलिक के लिए कंपेन चलने लग जाती है। मैं लोगों को ये बताता चलूं कि जो ज्यादा शोर मचा रहे हैं ना शोएब मलिक के लिए, या वो कहते हैं जी दानिश अजीज ने क्या किया, तो फलाने ने क्या किया, तो हैदर अली ने क्या किया। शोएब मलिक ने अपने कैरियर के पहले 50 जो मैचेस थे उसके, उसमें सिर्फ 2 50 थे शोएब मलिक के, ठीक है। उससे पहले उसके उस दौरान उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। उसको भी तो खिलाया ना कप्तान ने, उसको भी कप्तान ने कॉन्फिडेंस दिया, कप्तान ने समझा कि इसमें टैलेंट है एज अ बैट्समैन, हालांकि वो एज अ बॉलर टीम में आए थे, तो उन्होंने उसको खिलाते गए। उसके बाद वो शोएब मलिक बन गया बैटिंग में। तो इसी तरह आप किसी नए लड़के को लाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक नया लड़का आप उसको 2 मैच देख के टीम से बाहर कर दें या 4 मैच देख के टीम से बाहर कर दें। अच्छा किसी टीम तनवीर, हमने पहला T20 जैसे तैसे करके जीत ही लिया, लेकिन हमने देखा कि हमारी बैटिंग लाइन जो वो बहुत ही फ्लॉप रही। हम लोगों ने सिर्फ अगर देखें तो अपनी बॉलिंग की बिना पर हमने वो मैच जो है वो किसी न किसी तरह से जीत लिया। क्या देखते हैं कि बाकी जो चंद हमारे देख लें बैट्समैन वही सिर्फ अच्छा स्कोर कर पाते हैं, बाकियों के ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं होती? मेरे ख्याल में ये जिम्बाब्वे से जो सीरीज है ना हमारी, ये भी शुक्र करें कि रमजानों में हो रही है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी हम रमजानों में दुआएं करके ये सीरीज जीतेंगे। अगर रमजान ना होते तो शायद पहला मैच भी हम हार जाते। तो बात ये है कि इनके खिलाफ भी हम दुआएं कर करके जीतेंगे। इनके खिलाफ भी हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं करेगा तो फिर कहाँ पे करेगा? आपके सिर्फ ऊपर के 2-3 लड़के रन्स करते हैं, उसके बाद फिर वो बाकी बिल्कुल खाली है जगह। तो अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, जिस तरह हैदर अली की मैं बात करता हूँ, हैदर अली को जो खिलाया जा रहा है वो गलत खिलाया जा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि एक ओपनर है उसको जाके हम 5वें 6ठे 7वें नंबर पे भेजते हैं, उसको कहते हैं जी जाओ तुम जाके हिटिंग करो, तो वो हिटिंग तो नहीं कर सकता ना, वो तो सारी जिंदगी ओपनर खेला है। तो हमारे पास नीचे के नंबर पे हम अगर सेंसिबल तरीके से टीम खिलाएं, किसी भी प्लेयर को खिलाए तो हमारी टीम परफॉर्म कर सकती है। मैंने कल एक जगह पे बात की थी कि बाबर आजम एज अ ओपनर खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसको ट्राई करनी चाहिए बाबर आजम को। देखिए ये जिम्बाब्वे की सीरीज बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाबर आजम अगर 4थे नंबर पे आके बैटिंग करते हैं तो उसका सिर्फ मेरा कहने का एक रीजन था कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। Exactly. क्योंकि बाबर अगर मिडिल सर्किल में खेले या 4थे नंबर पे आके खेले, हमारी जो बैटिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। आप शर्जील को भी इस तरह चांस दे सकते हैं, फिर रिजवान 3रे नंबर पे खेले, फखर जमान और शर्जील दोनों ओपन खेले, बाबर आजम 4थे पे आए, हफीज को 5वें पे आए। हफीज और बाबर आजम जो दोनों एक साथ खेलेंगे, ये दोनों एक्सपीरियंस है, ये लेके चल सकते हैं और ये पूरे ओवर खेल सकते हैं। उसके बाद आपके पास सरफराज का ऑप्शन बाकी है। अगर हैदर अली कुछ नहीं कर रहा या दानिश अजीज आप खिला रहे, अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो सरफराज आपके ऑप्शन है। आप ये मत सोचे कि सरफराज को सिर्फ एज अ विकेट कीपर ही खिलाना है, आप उसको एज अ बैट्समैन भी खिला सकते हैं।
या आप सरफराज को खिलाएं, सरफराज को कीपिंग करा लें, रिजवान को एज अ बैट्समैन खिला लें, तो सरफराज से आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तनवीर भाई हमें ज़रा ये बताएं कि जो आप बात कर रहे हैं कि वाकई ये बात आमतौर पे हमें भी इधर बैठी समझ आ रही है कि हमारे 2 ओपनर्स हैं, उन दोनों में से पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच में एक भी चल जाएगा तो वो पूरे मैच का पांसा पलट सकते हैं। फिर हमारे मिडिल ऑर्डर का जो मसला है वो भी बाबर के नीचे आने से, रिजवान के नीचे आने से वो भी मसला हल हो जाएगा। हम नीचे हसन अली के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हसन अली की यही पोजीशन बनती है जितनी अच्छी वो हिटिंग कर रहे हैं, या फिर हम उनको थोड़ा सा प्रमोट करें, ऊपर लेकर आए? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हसन अली जो है अपनी बैटिंग जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, वो छक्के मार लेते हैं। इसी तरह ही आप प्लेयर बनाते किस तरह? हम अगर मैं फ़हीम अशरफ की बात करूं, फ़हीम अशरफ के बारे में हम कहते हैं जी ये ऑलराउंडर मिल गया हमें, लेकिन फिलहाल जो फ़हीम अशरफ बैटिंग कर रहा है वो ऑलराउंडर वाली बैटिंग तो नहीं है ना। ऑलराउंडर जो होता है वो परफॉर्म करता है, हर मैच में परफॉर्म करता है, रन्स करता है। अगर आपने फ़हीम अशरफ को अच्छा ऑलराउंडर बनाना है तो यार आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मेरे ऊपर होता ना तो मैं फ़हीम अशरफ को सर्किल में बैटिंग करवा देता, सर तीसरे नंबर पे उसको बैटिंग करवा देता कि जाओ जाके जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं ना, जाओ तुम सर्किल में बैटिंग करो अगर तुम्हारी बैटिंग आती है। इसी तरह देखें आप अब्दुल रज़ाक वगैरह को क्या किया था, जब वसीम अकरम वगैरह ये लोग कप्तान थे, अब्दुल रज़ाक को तीसरे नंबर पे बैटिंग करवाया करते थे। तो जिसको अगर आप ऑलराउंडर बनाने चाहते हैं तो उसको फिर इस तरीके से आप ट्राई करते हैं। पूरी दुनिया में होता है, 6-7वें नंबर के प्लेयर्स आपके सामने बहुत ऐसी एग्जांपल्स हैं जो एक टाइम आया कि वो ऊपर के नंबर पे बैटिंग करने लग गए। तो ये हमारे मसला ये है कि वो पत्थर पे लकीर है, जिसने तीसरे पे जाना है उसने तीसरे पे जाना है। शेन वॉटसन से तो ओपन करवा दिया। देखिए शेन वॉटसन की मैं मिसाल आपने नाम लिया है, मैं बहुत सारे लोग हैं। फिर उसके बाद आप टेस्ट क्रिकेट में देख लेना, जॉनी बेस्टो छठे नंबर पे आता था, जॉस बटलर नीचे नंबर पे आता था, फिर उसको ओडीआई में T20 में ओपन करवा दी इन लोगों को। फिर उसके बाद स्टॉइनिस ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है, वो नीचे के नंबर पे बैटिंग करता था, उसको अब कभी कभार ऊपर बैटिंग करवा देते हैं। बहुत मिसालें हैं। तो इस तरीके से हमें भी ट्राई करनी चाहिए। हम क्यों नहीं ट्राई करते? उसकी वजह ये कि हम लोग डरते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज जो है वो टीम ही चेंज हो जाएगी, हसन अली भी वापस आ जाएगा, शाहीन भी वापस आ जाएगा, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा तनवीर, हम देख रहे हैं कि हमारी जो अभी की जो हमारी टीम पेश कर रही है, जिम्बाब्वे हम समझते हैं बहुत ही कमज़ोर टीम है, इसके बावजूद हमें दुआएं मांगनी पड़ रही हैं कि हम मैच जीत जाएं। हमने देखना है उसके बाद कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है, हमने भारत के खिलाफ खेलना है, हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, मतलब हमने भारत और इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ मुकाबला करना है, तो वो कैचेस भी नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या देख रहे हैं, हमारी टीम उसके लिए तैयार है या फिर मजीद जो है वो हमें तैयारी की ज़रूरत है? देखिए वर्ल्ड कप में आपको पता है ऐसे ही होता है कि हम उसमें भी अल्लाह के आसरे पे रहते हैं। जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप जीते उसमें अल्लाह के आसरे पे थे ना। फलानी टीम बारिश हो गई तो हमें फायदा हो गया, फलानी टीम हार गई हमें फायदा हो गया, हम कुछ नहीं कर रहे। फलानी टीम हारेगी तो हमें फायदा होगा, दूसरी टीम बारिश का मैच खत्म हो गया हमें फायदा हो गया। इस तरह कर करके हम 92 का वर्ल्ड कप जीत गए। तो हम हर दफा इसी तरह ही करते हैं वर्ल्ड कप में कि दूसरा कुछ नहीं करेगा तो हमारे को फायदा होगा। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि हम लोग खुद कुछ नहीं किया हुआ हम लोगों ने। अब मुझे एक चीज बताए ना, हमने क्या किया हुआ है? अभी तक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम किसको खिलाएं। दूसरी टीमों ने अपने प्लेइंग 11 तैयार कर चुकी है वर्ल्ड कप, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बाकी जो 15-16 लड़के 5-6 लड़के हैं वो उनके डगआउट पे बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि अगर इन 11 में से कोई अनफिट हुआ तो इसको खिलाएंगे। उनकी स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है। एक तो मैं हमारे अपने लोगों की बातें सुन के थक गया हूँ, जिनको समझ भी है क्रिकेट की और जिनको नहीं है। मुझसे सवालात करते हैं कि यार बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी कैसे होगी, शोएब मलिक का बैकअप तो है नहीं, हफीज का बैकअप तो है नहीं। अबे भाई बैकअप बनाए जाते हैं, ऐसे बातों से बैकअप नहीं बनते। अब मुझे एक चीज बताएं, अब आप लोग अब जिस जगह पे बैठे हुए काम कर रहे हो, अगर मैं नौकरी पे रखता हूँ आप लोगों को, क्या मैं ये बोलूंगा कि आप होस्टिंग कर रहे हैं, आप क्या एक हफ्ते तक आप होस्टिंग करेंगे, अगर अच्छी नहीं करेंगे तो आपको मैं फारिग घर भेज दूंगा? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। मैं आपको टाइम दूंगा, मैं बोलूंगा भाई आपके पास 2 साल है, आपके पास 3 साल है, आपके पास साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप इस दौरान अच्छा काम करेंगे तो मैं आपको रखूंगा, कंटिन्यू करूंगा, वरना आपको फारिग कर दूंगा। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को बदल देते हैं। कम से कम जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको ये तो बताएं कि आप टीम में रहेंगे। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। उम्मीद पाकिस्तान आज अच्छा खेल पेश करेगा। नाज़रीन, आज बहुत अहम दिन है और आज है
किताब का आलमी दिन, किताबों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद किताब बीनी के शौक को फ़रोग देना है और अच्छी किताबें तहरीर करने वाले मुसन्निफीन की हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना के दौरान जहाँ पर हमने देखा कि मायूसी, खौफ और वायरस का राज रहा, वहाँ तन्हाई में किताबें जो है वो हमारी बेहतरीन दोस्त रहीं, मुअव्विन रहीं। इल्म दोस्त माशरों में ऐसे दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। हम अपने मुल्क में देखें तो हमारे मुल्क में भी किताबें लिखने वालों की, मुसन्निफीन की भी कमी नहीं है और किताबें पढ़ने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन जो अब नई जनरेशन देख रहे हैं उनमें थोड़ा सा रुझान कम हो गया। उसकी रीज़न जो है वो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल है कि हम लोग मोबाइल पे सब कुछ देख लेते हैं या फिर हम लोग लैपटॉप पे देख लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किताब खरीदने की। तो मेरे ख्याल में ये रुझान जो कम हो रहा है इसको हमें मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाना इसको चाहिए। कैसे बढ़ाना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लाइब्रेरीज़ में तादाद कम क्यों होती जा रही है? अच्छा विशाल, ये सारा मामला तो है कि जी के किताब मतलब कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें इनको यूरोप में तो जी होता है सी पारा, वो बिल्कुल ठीक है। आज जो नौजवान हैं वो ये सवाल करते हैं अगर हमारे पास डिजिटल फॉर्म में किताब मौजूद है तो हमें हार्ड कॉपी की क्या ज़रूरत है? क्या इसका किताब का मकसद इल्म की तरसील नहीं है? तो अगर वो हमें इससे हो रही है, किताब से ही आता है। अब यही सवाल हमने करना है। हमारे साथ जो हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब ये कहिएगा किताब पढ़ने का मकसद क्या है? क्या हार्ड फॉर्म में किताब होना ही ज़रूरी है? जिस तरह हमारे नौजवान कहते हैं अगर हमें मोबाइल के अंदर एक किताब मौजूद है, सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, तो फिर हमें आप क्यों कह रहे हैं कि आप किताब पकड़ें? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल में पिछले 10-15 साल में जो हमारी रवायत में एक बुरी बात हुई है वो ये हुई है कि किताब को इसने सोशल मीडिया ने रिप्लेस कर दिया है, ये यानी स्क्रीन ने रिप्लेस कर दिया है। अच्छा देखिए, स्क्रीन को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते और इसकी अफादियत से इनकार भी कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके जरिए से जो हमें डाटा मिल रहा है ना जी, ये डाटा अनफिल्टर्ड है। बिल्कुल, इस डाटा पर हमारा कंट्रोल नहीं है और बहुत सा अननेसेसरी डाटा हमारे पास आ जाता है। किसी भी खास तौर पर बच्चे की, नौजवान तो खैर बहुत ज्यादा देर हो गई है, हम बात कर रहे हैं बच्चे की जिसकी पैदा होने से लेकर 10 साल की उम्र तक के बच्चे की। उसके किरदार की जब तश्कील होती है तो उसकी तश्कील में सबसे अहम चीज ये है कि उसको बाहर से डाटा कैसा मिलता है। वो डाटा मिलता है उसके तरबियत के निज़ाम से और उसका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, उसका किरदार डेवलप होता है, उसका मिजाज डेवलप होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक जमाने में हमारी रवायत ये थी कि घरों में सबसे प्रोमिनेंट जगह पर किताबें पड़ी हुआ करती थी। अब घर की सबसे प्रोमिनेंट जगह है, वहां स्क्रीन लगी होती है। जिस तरीके से एक मुकद्दस चीज है जिसके गिर्द सारे लोग आके तवाफ करते हैं या उसके गिर्द बैठ जाते हैं, इस तरह हमारे घरों के लिविंग रूम में सबसे मुकद्दस जो है वो एक स्क्रीन है जिसके इर्द गिर्द हम मुअद्दब होकर सारा दिन बैठे रहते हैं। अच्छा, अब यह है कि इसमें कसूर नौजवान का नहीं है, इसमें कसूर हमारे घर के अंदर डिसिप्लिन का है। अगर बच्चा अपनी माँ को सारा दिन हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ देखेगा और घर के अंदर सब लोगों को दिखेगा तो किताब से उसका जी उचाट हो जाएगा। मेरा ख्याल है वक्त आपको कम होगा, मैं प्रॉब्लम की बजाय उसके सोल्यूशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम गुजारिश करता हूँ कि हम सब अपने घरों के अंदर नुमाया जगहों पर अलमारियां बनाएं जिनके अंदर किताबें मौजूद हों। जो हमारे जिनके बच्चे छोटे हैं वो हर रोज देखें कि अब्बा पता नहीं क्यों जब फारिग होते हैं तो किताब पढ़ते हैं, अम्मी जो है वो किताब पढ़ रही होती हैं। और हम बच्चों को जब भी खिलौने लेके दें तो खिलौनों में सबसे अहम चीज उसकी किताब होनी चाहिए। हमारे घर का कुछ बजट हर महीने किताबों की खरीदारी के लिए खर्च हो जिसमें हर के इंटरेस्ट की किताब मौजूद। बच्चों को स्टोरी बुक्स की तरफ लेकर आना चाहिए ताकि उनके अंदर इंटरेस्ट और शौर पैदा हो कि हमें किताबें पढ़नी है, बड़े होकर भी उनका ये शौर जो है डेवलप रहे। आप सही कह रही हैं। और इसका जो तरीका है वो रोल मॉडलिंग है। कभी भी नसीहत से, कभी भी तुम किताबें क्यों नहीं पढ़ते, तुम ये नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। ये तब होगा जब घर में गुफ्तगू किताबों के बारे में होगी, घरों में किताबें नजर आ रही होंगी और लोग किताबें पढ़ रहे होंगे। देखिए ना, हमारे लिविंग रूम्स में जब बातें गैजेटरी की हो रही होंगी, ये हो रहा होगा कि कौन सा मोबाइल का मॉडल अच्छा है। जब मटेरियल पर गुफ्तगू कर रहे होंगे तो बच्चों की प्रायोरिटी भी मटेरियल के मुताबिक बनेगी। ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, यहाँ पर एक अहम चीज़ ये भी है, मैं एक पढ़ रहा था, तहरीर थी, उसका जो था मतन ये था कि मरने वालों के साथ किताबें भी मर जाती हैं। ये कितना अहम है कि इतनी किताबें इकट्ठी की होती हैं। क्या इसको डोनेट करने का भी एक कल्चर होना चाहिए कि लोगों को दे के जाए, उसके बाद वो रद्दी की टोकरी में होती हैं और रद्दी वाला ले जाता है वो किताबें? जी आप सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ ना ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसी से कंटिन्यूशन में मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे
कि स्क्रीन बिल्कुल छोड़ दे। अगर डिसिप्लिन होगा बच्चा और हम एडल्ट भी डिसिप्लिन होंगे तो हम उस स्क्रीन से भी वही पर्पस अचीव कर लेंगे कि जो किताबों का है। और ये टेस्ट, जैसे आप बेटी कह रही थी ना, ये मसला है टेस्ट का। अब चूंकि टेस्ट डेवलप हो गया है स्क्रीन को देखने का, अगर कोई बच्चा स्क्रीन के जरिए से भी वो बुक रीडिंग कर रहा है तो उसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन खतरा ये है कि इससे एक अननेसेसरी आ जाएगा। अच्छा, आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए, मैं हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के बाहर मैंने एक अलमारी में किताबें रखी हुई हैं। अच्छा, हमारी वो रिसेप्शन पे लड़की कहती है कि जी सर वो किताबें आप रख देते हैं, लोग चोरी करके ले जाते हैं। मैंने कहा यार अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि लोग किताबें चोरी करके ले जाते हैं। तो किताबें चोरी हो जाती हैं, जब किताबें चोरी हो जाती हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि वो पढ़ने के लिए लेके गए हैं। तो किताबों को बांटना चाहिए, किताबों को तो सबसे छोटी सी बात मैं और आप ये तय कर लें कि किसी बच्चे को सालगिरह देनी है, किसी की शादी पे आपने कोई तोहफा देना है, किसी को आपने कोई और प्रेजेंटेशन कर देनी है, तो उसमें भले आप उसको सूट दें, भले, लेकिन उसके साथ एक किताब को जरूर शामिल करें ताकि उसकी अहमियत का अंदाजा हो। डॉक्टर साहब, मौज़ूआत की बात करें तो हमारे यहाँ किस तरह के मौज़ूआत पर ज़्यादा कुतब लिखी जा रही हैं और किस तरह के मौज़ूआत जो हमें ज़ेरे बहस लाने चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ किताबों के लिखने की कोई कमी नहीं है। जैसे आप शुरू में इंट्रो में कहा था, किताबें तो हर मौजू पर लिखी जा रही हैं। एक जमाने में शायरी जो है, शायरी थोड़ी सी कम हुई थी, आजकल बहुत जबरदस्त शायरी की जा रही है, फिक्शन के ऊपर भी किताबें लिखी जा रही। दूसरा, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी और मेरी एक जिंदगी है ना, एक जिंदगी हमने जी है। फर्ज करें आपने किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, किसी शख्स का एक नॉवल पढ़ा है, कोई कहानी पढ़ी है, अब आपने उसकी जिंदगी में भी आप एक हिस्सेदार बन गए हैं। तो आप किताबों के जरिए से एक नहीं हजारों जिंदगियां जी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे आप हिस्सा बने तो किताब ज़रूर पढ़िए, किताब पढ़ने की आदत अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाथ में किताब पकड़ना शुरू कर दें, आपको शायद शौक भी पैदा हो जाएगी, ये पढ़ भी लेनी चाहिए। मैं बचपन में स्टोरी बुक्स पढ़ा करती थी, मेरे बाबा ला कर दिया करते थे, और आज भी मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। जब टाइम मिले मैं ज़रूर पढ़ती हूं। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।